जो लोग मंथली सेल्स डेटा रेगुलरली देखते हैं उनको अच्छे से पता है कि टाटा मोटर्स की गाड़ियों की सेल्स परफॉर्मेंस दिन पर दिन गिरती जा रही है। अगर मैं इस साल के निकले हुए 7 महीनों की बात करूं, मतलब कि जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक की, तो इन 7 महीनों में 5 बार ऐसा हुआ है कि टाटा मोटर्स फोर्थ पोजीशन पर आई है। जबकि आप लोग अच्छे से जानते हो कि पिछले कई सालों से टाटा मोटर्स मारुति और हुंडई के बाद में थर्ड पोजीशन पर आती रही है, और साल में से 2-3 महीने तो ऐसे भी आते थे जब टाटा वाले हुंडई की सेकंड पोजीशन छीन लेते थे। लेकिन पिछले 7 महीनों की कहानी देखें तो सेकंड पोजीशन तो बहुत दूर की बात है, अपनी पोजीशन थर्ड भी नहीं बचा पाई है, फोर्थ पोजीशन पर डली है। ऐसा अचानक क्या हो गया है टाटा मोटर्स के साथ में कि जो गाड़ियां मात्र 1 साल पहले धुआंधार तरीके से बिक रही थी, वही गाड़ियां पिछले 1 साल से धीरे धीरे कम बिकती चले जा रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि टाटा वाले रेनो, निसान, होंडा और टोयोटा वालों की तरह सोते रहते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते हैं, समय रहते उन्हें अपग्रेड नहीं करते हैं। सेल्स में कमी आने के पीछे कई लोग घिसा-पिटा कारण देते हैं कि भाई इनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है, रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं है, इसलिए इनकी गाड़ियां बिकना कम हो रही हैं। तो भैया इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आज से 4-5 साल पहले टाटा की आफ्टर सेल सर्विस कौन सा आसमान छू रही थी जो इनकी गाड़ियों की बिक्री इतनी शानदार हो रही थी, गजब की ग्रोथ देखने को मिल रही थी टाटा की गाड़ियों में। आज की तारीख में देखा जाए तो आफ्टर सेल सर्विस तो पहले से बेहतर हो गई है और रीसेल वैल्यू भी गाड़ियों की अच्छी हो गई है क्योंकि उनकी बिक्री काफी अच्छी हो चुकी है। लेकिन आज इसकी बिक्री डाउन होती जा रही है। तो भाई ये तो क्लियर है कि आफ्टर सेल सर्विस और रीसेल वैल्यू इनकी बिक्री कम होने के पीछे का कारण नहीं है। तो चलिए पॉसिबल रीजंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टाटा वाले कोई अकेले पेट्रोल, सीएनजी और डीजल गाड़ियां नहीं बनाते हैं। जब दूसरी कंपनीज इंडिया के 4 व्हीलर ईवी मार्केट को घेरने का सोच रही थी, तब तक तो टाटा वाले घेर चुके भी थे। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में सिर्फ ईवी मार्केट की बात करूं तो अकेले टाटा मोटर्स का 70% का मार्केट शेयर था, जो अब घटकर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 53% रह गया है। एक और फिगर मैं आपको बताता हूं ताकि आपको गहराई का अंदाजा लग सके कि अप्रैल 2025 में टाटा मोटर्स का ईवी मार्केट में 36% का मार्केट शेयर है, जबकि अप्रैल 2024 में 61% का मार्केट शेयर था। मतलब कि आधा मार्केट शेयर रह गया है मात्र 1 साल में। अगर सेल्स परफॉर्मेंस के हिसाब से बारीकी से देखा जाए तो जून 2024 के बाद में टाटा मोटर्स का बुरा समय चालू हुआ है और सेल्स में डिक्लाइन आना शुरू हो गया है। अभी तक आप लोगों को यह तो समझ में आ गया होगा कि टाटा मोटर्स का जो ईवी वाला विंग है वहां पर डिक्लाइन ज्यादा आया है कंपैरेटिवली पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाले विंग के। ऐसा नहीं है कि टाटा की सिर्फ ईवी गाड़ियां ही कम बिक रही हैं, इसकी हर किसी गाड़ी की सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और इस डिक्लाइन होने के मेन रीजन के पीछे एक नहीं 2 कंपनीज हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मॉरिस गैराजेस। इन दोनों कंपनीज ने मिलकर टाटा मोटर्स को चारों तरफ से घेर कर रखा है। सबसे पहले मॉरिस गैराजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एमजी वालों ने ऐसा नहीं है कि पहले कभी कोशिश नहीं करी ईवी मार्केट को घेरने की। 2020 में इन्होंने जीएस को लॉन्च करा था, जो कि एस्टर का इलेक्ट्रिक वर्जन था, लेकिन ये गाड़ी मार्केट में कुछ कमाल नहीं कर पाई क्योंकि टाटा की गाड़ियां उस समय पर उससे ज्यादा सस्ती भी थी और अच्छी खासी रेंज भी क्लेम कर रही थी। उसके बाद एमजी वालों ने एक नया पैतरा अपनाया और सोचा कि एक छोटी वैल्यू फॉर मनी ईवी गाड़ी लॉन्च करते हैं। तो कॉमेट को इन्होंने 2023 में लॉन्च करा, जो कि एक्चुअली में वैल्यू फॉर मनी नहीं थी। उतनी ही प्राइस रेंज में टाटा वाले टियागो ईवी दे रहे थे, जिसमें कंफर्टेबली 4 से 5 लोग ट्रैवल कर सकते थे और रेंज भी उसकी अच्छी थी। 2 बार निशाना चूकने के बाद में एमजी वालों ने इतना सटीक जगह निशाना लगाया और लॉन्च किया अपना ब्रह्मास्त्र एमजी विंडसर को। ये गाड़ी ना सिर्फ दिखने में अच्छी थी बल्कि फीचर रिच थी, स्पेशियस थी, वैल्यू फॉर मनी थी और इसके साथ जो ऑफर्स दिए जा रहे थे उन्होंने कस्टमर्स को काफी अट्रैक्ट किया। इस गाड़ी को कुछ महीने पहले ही सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था और लॉन्च होते ही पहले ही महीने इसकी 3000 से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी थी। सितंबर के बाद लगातार हर महीने इस गाड़ी की 3 से 3500 यूनिट बिकती रही हैं और अगर मैं आज की बात करूं तो हर महीने 4000 से भी ज्यादा यूनिट्स इसकी बिक रही हैं। अप्रैल 2025 में अकेली विंडसर ने 28% मार्केट शेयर छीन लिया ईवी मार्केट का। एमजी मोटर्स आमतौर पे बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स की लिस्ट में 8th या 9th पोजीशन पर आती थी, लेकिन विंडसर के लॉन्च होने के बाद में पिछले 11 महीनों में 5 बार ऐसा हुआ है कि ये 8th 9th पर नहीं 7th पोजीशन पर आई है। अकेली एक गाड़ी ने एमजी वालों के वारे न्यारे कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं महिंद्रा वालों के बारे में, जो सिर्फ ईवी मार्केट में ही नहीं आइस व्हीकल मार्केट मतलब कि डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के मार्केट में भी टाटा की गाड़ियों को लगातार झटका दे रही है। महिंद्रा की जो सभी गाड़ियां पहले से बिक रही थी वो तो बिक ही रही थी, खासकर स्कॉर्पियो, लेकिन जो गाड़ियां कम बिक रही थी उन गाड़ियों में भी महिंद्रा ने पिछले 1 साल में कई सारे चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से इसकी सेल्स में
काफी बूस्ट देखने को मिला है। अप्रैल 2024 में महिंद्रा ने XUV 300 की जगह 3XO को लॉन्च करा, जिसके बाद जिस गाड़ी की हर महीने मुश्किल से 4000 यूनिट ही बिक पा रही थी, उस गाड़ी की 10,000 यूनिट बिकने लगी। इसके बाद अगस्त 2024 में महिंद्रा ने एक नहीं अपनी 2 गाड़ियों में चेंजेस करे। पहले तो XUV 700 को अपडेट किया, जिसके बाद उसकी सेल्स लगभग डबल हो गई। जो गाड़ी मुश्किल से हर महीने 4 या 5,000 बिकती थी, वो 9 से 10,000 हर महीने बिकने लगी। दूसरा चेंज ये किया कि थार का 5 डोर वर्जन थार रॉक्स को 15 अगस्त को लॉन्च किया गया, और रॉक्स के लॉन्च होने के बाद थार की बिक्री भी जस्ट डबल हो गई। आज के टाइम पे हर महीने 9 से 10,000 यूनिट बिकती हैं थार की। इन तीनों गाड़ियों में किए गए चेंजेस की वजह से इन तीनों ही गाड़ियों की बिक्री जस्ट डबल हो गई, और यही वजह थी कि अगस्त के अगले ही महीने सितंबर 2024 में महिंद्रा ने टाटा की 3rd पोजीशन छीन ली थी। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सिर्फ 2-3 गाड़ियां ही टाटा को कैसे पीछे खदेड़ सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भाई महिंद्रा के पास एक सिंगल गाड़ी ऐसी नहीं है जिसमें आज की तारीख में CNG आती हो। सिर्फ डीजल गाड़ियों के बलबूते पे और SUVs के बलबूते पे महिंद्रा इतने आगे निकल कर आ गया है। एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जितनी भी डीजल गाड़ियां इंडिया में बिकी हैं, उनमें से 55% अकेले महिंद्रा की थी। तो बॉस, मार्केट हिलाने के लिए तो एक ही गाड़ी काफी होती है। ये तो हो गई पेट्रोल डीजल की कहानी। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। तो महिंद्रा ने बिल्कुल लीग से हटकर नवंबर 2024 में BE6 और XEV9E जैसी अल्ट्रा मॉडर्न गाड़ियों को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। इन जैसी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां महिंद्रा जैसी कंपनी कभी लॉन्च करेगी, शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अच्छे खासे बजट में आने के बावजूद भी इन दोनों गाड़ियों ने लॉन्च होने के बाद मार्केट हिलाकर रख दिया। इन दोनों गाड़ियों की कंबाइंड सेल्स 3,000 यूनिट से भी ज्यादा होती है। इस बजट में मिलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इतनी बिक्री बहुत बहुत मानी जाती है। दोनों ही बातें हुई हैं कि टाटा की गाड़ियों की बिक्री कम हुई है और दूसरी कंपनीज की गाड़ियों की बिक्री ज्यादा हुई है, लेकिन फिर भी MG और महिंद्रा, ये दोनों कंपनीज मिलकर टाटा से इलेक्ट्रिक मार्केट में अभी भी ताज नहीं छीन पाई हैं। ईवी मार्केट में आज भी टाटा के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में टाटा ने 61,443 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचा है, जबकि MG ने 36,585 ईवी बेची हैं, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 12,890 ईवी बेच पाई हैं। टाटा के डाउनफॉल का पहला सबसे बड़ा कारण तो मैंने आपको बता दिया, जो कि है दूसरी कंपनीज का बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च करना। अब मैं दूसरा सबसे बड़ा कारण आपको बताता हूं। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि जब तक महिंद्रा और MG वाले अपनी ही किसी एग्जिस्टिंग गाड़ी का ईवी वर्जन लॉन्च कर रहे थे, तब तक इनको सक्सेस नहीं मिली। मेरा मतलब है कि महिंद्रा वालों ने XUV 300 का इलेक्ट्रिक वर्जन XUV 400 को लॉन्च करा, जो मार्केट में नहीं चला। MG वालों ने एस्टर का इलेक्ट्रिक वर्जन GS लॉन्च करा, जो मार्केट में नहीं चला। और जब इन दोनों कंपनीज ने एकदम नया प्रोडक्ट लॉन्च करा ईवी मार्केट में, तब वो सभी प्रोडक्ट्स चले, जैसे कि MG की विंडसर चली, महिंद्रा की BE6 और XEV9E चली। आप मेरा पॉइंट समझ गए होगे कि टाटा बार बार वही गलती कर रहा है जो महिंद्रा और MG वाले बहुत पहले कर चुके हैं। टाटा की कोई भी ईवी गाड़ी एकदम नया प्रोडक्ट नहीं है, सभी एग्जिस्टिंग गाड़ियों का ईवी वर्जन है। फिर चाहे वो नेक्सॉन ईवी हो, पंच ईवी हो, ट्यागो ईवी हो, टिगोर ईवी हो, कर्व ईवी हो, या फिर अब हैरियर ईवी हो। क्योंकि लोगों को एकदम नया प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहा है, लोगों के अंदर वो एक्साइटमेंट उस लेवल पर नहीं जा रहा है कि वो उस गाड़ी को खरीद लें, क्योंकि लोग अपनी आंखों से उस गाड़ी की डिजाइन को सालों से देखते आ रहे हैं। आपने बस इंजन की जगह बैटरी रख के दे दी। और तीसरा सबसे बड़ा पॉसिबल रीजन है टाटा के डाउनफॉल का, कि बच्चे बच्चे को पता है कि आजकल SUVs का जमाना चल रहा है। यही वजह है कि महिंद्रा के पास सिर्फ SUVs भरी पड़ी हैं, और दिन पर दिन महिंद्रा आगे बढ़ता ही चले जा रहा है। ये सब पता होने के बावजूद भी टाटा जैसी बड़ी कंपनी के पास क्रेटा की सेगमेंट में उसको टक्कर देने के लिए एक सिंगल गाड़ी भी नहीं है। इस जैसे क्रूशियल टाइम में टाटा ने एक्सपेरिमेंट खेलने की सोची, और कर्व, जो कि एक कूपे SUV है, उसको लॉन्च करना सही समझा, जो कि आज के टाइम पर लगभग फेल हो चुकी है। टाटा को यहां से समझ जाना चाहिए था कि जब इन्होंने एक माइक्रो SUV पंच लॉन्च करी, तो उसने लॉन्च होते ही सेगमेंट घेर ली। जब इन्होंने सब कॉम्पैक्ट SUV नेक्सॉन को लॉन्च किया, तो उसने भी लॉन्च होते ही सेगमेंट घेर लिया। तो इन्हें क्रेटा की सेगमेंट में उसी प्राइस रेंज में एक SUV लॉन्च करनी चाहिए थी, ना कि एक अल्ट्रा प्रीमियम हैरियर SUV जो जीप कंपस की प्राइस रेंज में मिलती है। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ना ही है। अब तो मारुति सुजुकी जैसी कंपनी भी ईवी मार्केट में उतरने वाली है। जल्दी ही ई विटारा लॉन्च होने वाली है। उसके बाद टाटा के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। रही बात महिंद्रा की, तो महिंद्रा की भी 2 गाड़ियां जल्दी ही लॉन्च होने वाली हैं।
थार 3 डोर का फेसलिफ्ट जो कि रॉक्स से इंस्पायर्ड होगा, और साथ ही में नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो नियो या फिर विजन एस। देखते हैं कि बढ़ते हुए कंपटीशन को टाटा किस तरह से टैकल करता है, इस साल के आखिर तक वापस से अपनी जगह छीन पाता है या नहीं। कमेंट करके आप लोग भी मुझे बताइएगा कि टाटा के डाउनफॉल के पीछे और कौन कौन से पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।